अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुशामदीद। जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर और फ़ौज को बतौर इदारा जानवर करार देकर क्या इमरान खान साहब ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही और ख़ास तौर पर उन तमाम कोशिशों को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश नहीं की जो बैक चैनल राब्तों के ज़रिए इमरान खान के लिए किसी न किसी किस्म की कोई गुंजाइश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शेख रशीद हों, चाहे वो फवाद चौधरी हों, जो किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन है, हमें इस क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा तलाश करना चाहिए जिसके ऊपर चलते हुए हम इस क्राइसिस सिचुएशन से निकलें और मुल्क भी अनारकी से महफूज रह सके। लेकिन क्या करें इमरान खान साहब का, वो जब भी बोलते हैं कुछ एक ऐसा उसके अंदर गैर जिम्मेदारी का ऐसा मुजाहरा कर देते हैं जिससे जान छुड़ाना मुश्किल नहीं हो जाती। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जानबूझकर डेलिबरेटली एक ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं जहां पे मुल्क एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो जाए जहां एक तरफ अनरेस्ट हो और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक ऐसा सिलसिला हो जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले। इमरान खान साहब खुद को अगर हक पर समझते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उनकी बात को जो है गलत कहने वाले तमाम के तमाम लोग बातिल हैं। उनकी बात में भी वज़न हो सकता है, लेकिन सियासत के अंदर दलील की जगह पर जब गाली आ जाएगी, जब इल्ज़ाम की जगह पर फैसला आ जाएगा, तब वही सिचुएशन होगी जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं। कल पाकिस्तान का एक सियासी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट दिन था क्योंकि दो बैक वक्त जलसे हुए, एक मियाँ वाली में हुआ और एक अटक में हुआ। मियाँ वाली में इमरान खान साहब गर्जे अब्बर से, जबकि अटक के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान के खूब लत्ते लिए और दोनों ने इनफैक्ट एक दूसरे के जो बयान है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश की। अव्वल तो इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर, चूँकि पहले जलसा इमरान खान साहब हुआ तो इमरान खान साहब से बात करते हैं। इमरान खान साहब ने इस जलसे से पहले एक पॉडकास्ट किया था सोशल मीडिया के ऊपर। उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बतौर ख़ास जनरल फैज़ हमीद साहब को सिंगल आउट किया था और उनको अपने लिए आंखें और कान करार दिया था। और बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जनरल फैज़ साहब को सिंगल आउट करना भी बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से एक ऐसे बयानिए की तश्कील है जिसके ज़रिए एक कौमी सलामती के अहम इदारे के अंदर किसी न किसी किस्म की कोई तफरीक पैदा की जाए। क्योंकि अगर देखा जाए इस वक्त जनरल साहब जो हैं वो पेशावर में एक अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात जहाँ पर दहशतगर्दी की कोई लहर पाकिस्तान के अंदर दोबारा फूटती हुई नज़र आती है, वहाँ पर उनकी मौजूदगी या कोई भी वहाँ पे मौजूद हो, अब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसको अपनी कॉन्सेंट्रेशन उस एरिया के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ पे रखनी चाहिए। चाहे वो वज़ीरिस्तान है, चाहे वो चमन है, चाहे वो कोई और एरिया है, वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान में, जहाँ से दरअंदाजी होती है, जहाँ से आगे लोग अपने जो स्लीपर सेल्स हैं वहाँ तक जाते हैं और उसके बाद फिर कार्रवाई होती है। उनको सदेबाब के लिए वो एक पहला नाका है जहाँ से गुजरना है। अब अगर वहाँ पर हम एक ऐसी सिचुएशन डेवलप कर देंगे जहाँ पर ख़ुद इमरान खान साहब की जमात की हुकूमत है तो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हो जाएंगे। और यही वजह है कि जनरल साहब को बार बार मुतनाज़े करना इमरान खान साहब के एक वसी तर गेम प्लान का हिस्सा है और शायद इसके ज़रिए वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी आँख और कान से महरूम हो चुका हूँ, मुझे वो आँख और कान लौटाई जाए ताकि मैं फ्यूचर पॉलिटिक्स कर सकूं। और बुनियादी तौर पर आंख और कान लौटाने का मकसद उनका ये है कि ये इदारा अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म करे और मेरे साथ आकर खड़ा हो। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद हों या जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल नदीम अहमद अंजुम, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग और इदारा बतौर इदारा उनके पीछे आके खड़ा हो और जिस बात को वो हक कह रहे हैं वो भी उसके ऊपर आमीन कहें। क्योंकि इमरान खान साहब ने आज मियाँ वाली में जिस जलसे से खिताब किया, उस जलसे के अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हक और बातिल की लड़ाई में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता, न्यूट्रल तो जानवर होता है। एक मरतबा फिर उन्होंने न्यूट्रल को जानवर करार दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एबटाबाद के जलसे में उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और फिर बाद में उन्होंने इस बात को थोड़ा सा उसका जो शिद्दत है उसको कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद ये था
कि न्यूट्रल नहीं होते जब हक और सच की लड़ाई होती है। आपको एक बंदे का साथ देना होता है, आप हक के साथ खड़े हों या बातिल है उसके साथ खड़े हों, और अल्लाह हुक्म देता है कि आप हक और बातिल की लड़ाई में हक का साथ दें, यानी उनका कहना था कि मेरा साथ दें, बस इसके अलावा और कहीं नहीं जाना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि न्यूट्रलिटी ख़त्म नहीं हो रही तो फिर दोबारा वो वापस अपने ओरिजिनल बयानिए पर आए। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने एबटाबाद में जो जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो डेलिबरेटली और सोचे समझे एक जहन के साथ किया था। वो उनका कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था, क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता तो फिर उसकी तस्हीह के बाद दोबारा उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं आती। लेकिन इमरान खान साहब इस सारे के सारे बयानियों को मुसलसल दोहरा रहे हैं। अब आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने ना सिर्फ जानवर का जिक्र किया बल्कि जानवरों की जंगल की एक मिसाल भी दे दी। उन्होंने मिसाल क्या दी, उनका ये कहना था कि अगर जंगल में शेर जो है वो हिरन का शिकार कर रहा हो तो बाकी जानवर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। अब अगर इस बात को अगर हम देखें तो शेर बुनियादी तौर पर नून लीग का एक इंतखाबी निशान भी है। अब अगर शेर ने हिरन को गर्दन से पकड़ा हुआ है तो हिरन ये चाहता है कि पूरे जंगल जो है वो आकर शेर के ऊपर हमलावर हो जाए ताकि वो मेरी गर्दन को छोड़ दे। अब बुनियादी तौर पर यही इस वक्त की पॉलिटिकल हकीकत है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक शिकंजे में जकड़े जा रहे हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, चाहे खुद उनके अपने असासे हों, चाहे फराह गोगी का मामला हो, या चाहे शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के लिए ली जाने वाली फंडिंग हो, या चाहे इमरान खान साहब की तरफ से बैरून मुल्क खोले गए अकाउंट्स हो। हर एक चीज़ की अब तहकीकात हो रही हैं और इमरान खान साहब को इस बात का शुबा है या खदशा है या वटएवर, सच है झूठ है, इसका फैसला तो बाद में किया जाएगा कि कहीं इसमें से कुछ एक ऐसी चीज़ बरामद ना हो जाए जिसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लिहाजा वो मुकम्मल तौर पर इस बात के लिए एक बयानिया तश्कील दे रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ जो हो रहा है ये मुझे सिंगल आउट करके मुझे टारगेट करने के लिए हो रहा है। ये जो फिल्मों का बात वो बार बार कर रहे हैं, जो वीडियोस की बात इमरान खान साहब बार बार कर रहे हैं, इस बात का इजहार किसी और ने नहीं किया था कि इमरान खान साहब की कोई वीडियो आ रही है। इस बात का इजहार खुद इमरान खान साहब ने किया था कि मेरी एक वीडियो आ रही है और उस वीडियो के ज़रिए मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। एक मरतबा नहीं, कम से कम 4 मरतबा इमरान खान साहब ने इस बात का इजहार किया है कि मेरी वीडियोज़ आ रही हैं और मेरी वीडियोज़ के ज़रिए मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। और फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी का नाम लेकर इस सारे के सारे अब बात को उजागर किया गया ताकि प्रीएम्प्ट कर लिया जाए कि जनाब मेरे खिलाफ जो कुछ होगा वो सब का सब झूठ होगा। अब इमरान खान साहब ने इस जलसे में जहां पर और बहुत सारी बातें की, वहां पर उनका कहना था कि ये जो डाकुओं का पलंदा हम पर मुसल्लत है, इस हवाले से इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये डाकुओं का पलंदा और उनको लाने वाले, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको कौन लेके आया, या उनका इनको लाने वाले, और इशारा बड़ा क्लैरिटी के साथ है, इनको लाने वाले समझते थे कि कौम थक जाएगी, कौम तो अभी तैयारी कर रही है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। यानी इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है कि उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो अंदर से ही प्लान हुई है। और इस बात का इजहार ख़ुद उन्होंने पॉडकास्ट में किया कि मुझे जुलाई में पता चल गया था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि जुलाई के अंदर जो कुछ तय पा रहा था वो मार्च में जाकर एग्जीक्यूट हुआ। तो इसका मतलब यह है कि सारी की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर ही हो रही थी, क्योंकि उस वक्त न रूस का यूक्रेन के साथ झगड़ा था, न इमरान खान साहब ने रूस जाने का कोई प्लान बनाया हुआ था, और ना ही जो किसी भी तबादले का जिक्र किया जा रहा था, ना ही तबादले के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और ना ही कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद 6 अक्टूबर को उस वक्त जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी वो भी जुलाई के बहुत बाद की गई थी। लिहाजा बहुत सारी चीज़ों को इमरान खान साहब ने खुद ही इररेलेवेंट किया। अब बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और लॉन्ग मार्च के ज़रिए वो एक जो अपना हदफ है वो हासिल करना चाहते हैं, और वो है इक़्तिदार। और उसी के लिए जो बैक चैनल राब्ते थे वो जारी रहे। मतलब फवाद चौधरी ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कह चुके हैं कि इस वक्त हुकूमत की जो अददी बर्तरी है वो सिर्फ 3 वोट्स की है, और वो 4 वोटों में से 3 वोट टूटने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त नेशनल असम्बली में मौजूदा हुकूमत को 169 मेंबर्स की हमायत हासिल है, जो अक्सरियत नहीं है, और इसका इजहार
बहुत जल्द हो जाएगा। उन्होंने तारीख भी दी, उन्होंने कहा ये सेटअप 20 मई को ख़त्म हो जाएगा। अब अगर सेटअप 20 मई को ख़त्म हो जाएगा तो फिर इमरान खान साहब को किसी की न्यूट्रलिटी को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो चल रही थी वो किसी न किसी जगह पर आके रुकी हैं और उसके बाद इमरान खान साहब को गुस्सा है कि ऐ क्यों हो गया, मैं नहीं अगलमंदा, और उसके बाद नए सिरे से उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं 20 मई के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा और इस मरतबा मेरे साथ लाखों लोग होंगे जिनको ना कोई कंटेनर रोक सकेगा और ना राना सनाउल्लाह रोक सकेगा। आप लोगों ने आना है और मैं अपनी कौम को कभी किसी के साथ झुकने नहीं दूंगा। फिर वही जो मैंने कल आपके साथ खबर शेयर की थी ताहिरुल कादरी साहब वाली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इस वक्त उनके साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक या मिनहाजुल कुरान वाले आकर खड़े हों और इसीलिए रब्ता किया गया ताहिरुल कादरी साहब से, खुर्रम नवाज़ गंडापुर और रहीक अब्बासी साहब के ज़रिए, और उनसे अपील की गई कि जनाब आप हमारे साथ खड़े हों। और इसीलिए आज फिर मियाँ वाली जलसे में इमरान खान साहब ने ज़िक्र किया है सानिया मॉडल टाउन का, और उन्होंने कहा कि जनाब सानिया मॉडल टाउन के जो सारे मुल्ज़म हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जो हमें अब इनको रोकना है और इनको इक़्तिदार से अलग करना है। बुनियादी तौर पर तो उनका इशारा ताहिरुल कादरी साहब के लिए था ना कि जनाब ये मौका है, आएँ हमारे हाथ मजबूत करें, मुझे इक़्तिदार में भेजें, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। लेकिन जब खुद 3.25 साल इक़्तिदार में रहे तब सानिया मॉडल टाउन का क्या किया, इसके बारे में इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं की। अच्छा, उसके साथ साथ उनका ये कहना था, वो जो हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने कहा जनाब हमारे ऊपर जो अटैक है वो किया गया और मेरे एक वर्कर हैं शहबाज गिल साहब, उनको जो है टारगेट किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं ये बात कह देता हूँ कि अगर हमें कुछ हुआ तो ये जो 3 स्टूजेस हैं और तुम्हारे हैंडलर्स हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। अब ये हैंडलर्स कौन है यहाँ पे भी देखें ना, हैंडलर्स से मुराद क्या है। इस वक्त अगर पीटीआई का जो तासुर है वो ये है कि इस हुकूमत के सबसे बड़े हैंडलर वो हैं जिनके ख़िलाफ़ ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेंड्स चला रही है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चलाए गए हैं और उसके बाद वो उन ट्रेंड्स को ख़त्म किया गया, क्योंकि जब ये कहा गया कि हम एक्शन लेंगे, फिर चंद बंदों को उठाया गया तो उसके बाद उस ट्रेंड पर तो कमी आ गई। लेकिन अब भी हैंडलर्स का जिक्र किया जाता है, किसी का जिक्र किया जाता है, उनका जिक्र किया जाता है, तो बुनियादी तौर पर इशारा तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही है ना। तो इस मरतबा फिर इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब पर होने वाले हमले या मुस्तकबिल में किसी भी ऐसी कार्रवाई के लिए कह दिया कि इसमें 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे, यानी फिर जो इशारा है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने अपने नैरेटिव को इस वक्त आगे बढ़ाना शुरू किया है और आप ये देखेंगे जैसे जैसे इमरान खान साहब की अवाम राब्ता मुहिम आगे बढ़ेगी, उनके जो बयानिया है फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ये जो हैं हम शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके ख़िलाफ़ उस बयानिए में शिद्दत आएगी। अब इस बयानी को किसी न किसी जगह पर तो रोकना है, इसीलिए ये जो सियासत का मैदान है इसको इमरान खान के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा मरीम नवाज़ साहिबा को उतारा गया, क्योंकि मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ कि इमरान खान के मर्ज़ की दवा अगर कोई है तो वो मरीम नवाज़ साहिबा हैं। इसीलिए मरीम नवाज़ साहिबा का भी कल जलसा हुआ अटक के अंदर और वहाँ पर भी उन्होंने इमरान खान के खूब लत्ते लिए, बल्कि उनके जो जलसा है उसके अंदर उठाए गए जो इमरान खान का साहब की तरफ से उठाए गए नकात थे उनका भी उन्होंने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया। और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब की जगह छेड़ बन चुकी है फराह गोगी साहिबा, उसका भी उन्होंने बहुत तरीके से जिक्र किया। उन्होंने कहा जनाब लेके भी आएंगे और ये जो मालगाड़ी चली है इस मालगाड़ी का हिसाब भी लेंगे और पता चलेगा कि ये जो नेक्सस है, ये जो ट्राइका बनता है फराह गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान, इस ट्राइका की असल कहानी क्या है और ये कहानी खुलेगी कैसे। और फिर उन्होंने इसके बेशुमार लिंक्स भी जोड़े और फिर इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद भी की, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर, उनकी हुकूमत के दौर के अंदर महंगाई के ऊपर, उनके दौर के अंदर लाकानूनियत के ऊपर और ख़ुद इमरान खान साहब के दफ्तरी औकात के ऊपर। और फिर शहबाज शरीफ साहब के इस वक्त एक एफिशिएंट गवर्नमेंट पाकिस्तान में मौजूद है जो सुबह आ जाती है, रात तक काम करती है, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। फिर मिसाल दी उन्होंने ये जो
ये जो चली है पेशावर मोड़ से लेकर इस्लामाबाद तक की मेट्रो, उसका उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा जी लोड शेडिंग, उन्होंने कहा था 1 मई को ख़त्म कर देंगे, 1 मई को ख़त्म कर दी, उसके बाद लोड शेडिंग नहीं हुई। तो ये जो वो वाला दौर नहीं है जब नोटिस लिया जाता था तो कीमतें बढ़ जाती थी, अशिया मार्केट से गायब हो जाती थी। अब नोटिस लिया जाता है तो उस मामले को एड्रेस भी किया जाता है और मामले को सॉल्व भी किया जाता है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब आप फिक्र ना करें, मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर तसल्ली वाला इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा जनाब लॉन्ग मार्च करना है 100 मरतबा करें, आना है 100 मरतबा आएँ, लेकिन पहले भी खाली हाथ गए थे, अब भी खाली हाथ रहोगे। पहले भी नामुराद रहे थे, अब भी नामुराद रहोगे। पहले साजिश करके पनामा के ज़रिए, अकामा के ज़रिए इक़्तिदार से बाहर निकाला, अब ऐसी कोई और चीज़ आपके हाथ में नहीं आने वाली। मतलब यह है कि इस वक्त जो सियासी मैदान है उसके अंदर गर्मी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और बुनियादी तौर पर मंसूबा वही है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ पिछली वीडियो के अंदर किया था कि जनाब इस वक्त 2 ऐसे वोट हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है कि ये 2 वोट कम से कम विड्रॉ करके हुकूमत की जो सिंपल मेजॉरिटी है उसको चैलेंज किया जाए। और 2 वोट हैं तारिक बशीर चीमा साहब के और सालिक हुसैन साहब के। अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब मैनेज कर लिए जाते हैं परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जिस तरह उन्होंने इज़हार किया, तो इसका मतलब ये है कि 2 वोट वापस आ जाएंगे। और अगर ये 2 वोट वापस आते हैं तो फिर 172 की मेजॉरिटी रह जाएगी और फिर हुकूमत को मुनहरफ अरकान की ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त मुनहरफ अरकान के वोटों को भी चैलेंज कर दिया जाएगा। और उस वक्त तक इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि 30 मई तक ये आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है उसका फ़ैसला आ जाएगा और उसके बाद ये जो हिलजुल है मुनहरफ अरकान की, इसको कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि कल के मियाँ वाली के जलसे में भी उन्होंने मुनहरफ अरकान को फिर टारगेट किया, इनको इबरत का निशान बना दो, इनको कामयाब नहीं होने देना, ये जहाँ जहाँ जाएंगे इनको आपने जो है वो निशाना बनाना है, इनको इस सियासत को ख़त्म कर देना है। एक मरतबा फिर उन्होंने इस हवाले से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की। मतलब यह है कि वो हर तरफ दबाव बढ़ा रहे हैं, मुनहरफ अरकान पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव बढ़ाना चाहते हैं और हुकूमत पर भी दबाव बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो सिंगल आउट किया उन्होंने जनरल साहब को, जनरल फैज़ हमीद साहब को, वो इनफैक्ट एक ऐसी ख़तरनाक गेम है जो अगर कामयाब हुई खुदा न खास्ता तो फिर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे और इमरान खान साहब इसमें सबसे बड़े लूज़र होंगे। क्योंकि वो दरवाजे जिसका मुस्तकबिल में शायद कभी खुलने का इम्कान हो, उसके बाद उस पर ताले डल जाने हैं और फिर वो दरवाजे नहीं खुलने। ये बात आप मेरी लिख लें, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।